हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सभी? तो बेटा आज जो है हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का नाम है बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का बेटा ये नया चैप्टर है हमारा, यूनिट 3 का। ठीक है, यूनिट जो है वो 3 ही चल रही है, उसका सेकंड पार्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, सेकंड चैप्टर मैग्नेटिज्म और मैटर के अंदर बेटा हम पढ़ने वाले हैं बार मैग्नेट के बारे में। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में यानी पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बार मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा एक बार। बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, बार मैग्नेट और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बेटा हम स्टडी करेंगे। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे, जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े थे। तीसरा, हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। मैग्नेटिक डाइपोल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स था, इसी तरीके से हमने पिछले कुछ लेक्चर पहले हमने बात बताई थी आपको मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया था। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे डीपली। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में बेटा डिस्कस कर चुके हैं पीछे, लेकिन अब हम थोड़ा अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इनकी डायरेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, फिर हमारे पास आएगा बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, आप सभी को पता है अर्थ भी एक मैग्नेट है बेटा। तो अर्थ अगर मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, ठीक है, किस तरीके से बिहेव करती है, अर्थ मैग्नेटिज्म का बिहेवियर क्या होगा, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बेटा गोस थ्योरम के बारे में। गोस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, इसके बारे में बेटा डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, गोस थ्योरम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गोस थ्योरम थी बेटा, तो गोस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसे ही गोस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म भी आती है। ओके, फिर बेटा हम डिस्कस करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज। अर्थ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिर हमारे पास आएंगे मटेरियल, फिर हमारे पास आएंगे बेटा मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं बेटा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायामैग्नेटिक मटेरियल, इन सब के बारे में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, लास्ट जो टॉपिक होगा बेटा हमारा वो होगा हाइस्टेरिसिस कर्व। हाइस्टेरिसिस कर्व के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेटा हाइस्टेरिसिस कर्व। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुल मिला के हमारे पास इस पे 4-5 लेक्चर बनने वाले हैं। ठीक है, इस सारे टॉपिक के ऊपर 4-5 लेक्चर बनने वाले हैं। एक टॉपिक और है बेटा इसी के अंदर, स्टार्टिंग में आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल जब पढ़ेंगे बेटा हम, तो वहीं पर आ जाएगा बोर मैग्नेटोन। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 लेक्चर बनने वाले हैं बेटा इस चैप्टर पे, जल्दी ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। स्टार्ट करें फिर। पहले थोड़ा सा बार मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं बेटा।
बार मैग्नेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसी चैप्टर के अंदर मैक्सिमम हम बार मैग्नेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा सभी। देखिए बेटा, बार मैग्नेट होती क्या है? बार मैग्नेट क्या है? एक नेचुरल मैग्नेट है, ये भी बोल सकते हो आप। क्या है बेटा? नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, और नेचुरल मैग्नेट है तो यानी कि नेचर से प्राप्त है, तो हम यहां से एक बार मैग्नेट की मैं शेप बना रहा हूं, कुछ इस तरीके से हम लेके चलते हैं। लैब में भी जब वर्क करते हैं तो बार मैग्नेट कुछ इस शेप की होती है। हमें यह भी पता है कि बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है बेटा, और मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनोपोल ऑफ ए बार मैग्नेट या मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, क्या है कि बार मैग्नेट के मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते। कहने का मीनिंग, अगर मैं यहां से इस बार मैग्नेट को काटना चाहूं बेटा बीच से, तो ये मत सोचना कि नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा, ये साउथ इधर चला जाएगा, नॉर्थ इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप इसको बीच से काटोगे बेटा, तो यहां से क्या होगा, इसमें साउथ और इधर नॉर्थ क्रिएट अपने आप हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मीनिंग, सिंगल पोल यहां इस मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल जरूर मिलेगा, साउथ के साथ नॉर्थ पोल जरूर मिलेगा बेटा। ओके, तो ये है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को हम 2L से डिनोट करेंगे बेटा। ठीक है, दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को हम 2L से डिनोट करेंगे, यानी कि इस बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से पोल की जो डिस्टेंस है वो L और L मान के चलेंगे बेटा, इसलिए डबल 2L यहां पर हम दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस लेके चलेंगे। ओके, कुछ ऐसा हमारे पास बार मैग्नेट में होगा, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी बेटा वो पढ़ेंगे। पहले हम इनसे निकलने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो पोल है बेटा, जो नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, वो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, या कह सकते हो कि नॉर्थ पोल को हम एज ए पॉजिटिव चार्ज ट्रीट कर सकते हैं बेटा। जो साउथ पोल है बेटा, साउथ पोल, वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो यानी कि ये कह सकते हो कि साउथ पोल को हम नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो उसी तरीके से हमने इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पढ़ा था बेटा। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आते हैं बेटा, हमारे एक साथ आते थे, पॉजिटिव चार्ज ले लिया और ये नेगेटिव चार्ज ले लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 2A लेके चलते थे बेटा दोनों के, और इसको क्या बोलते थे हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते थे बेटा हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी प्रकार हम एक बार मैग्नेट को क्या बोल सकते हैं बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये चीज लिखते रहिएगा बेटा आप। ठीक है, जिस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेट होते थे, सेम चार्ज होते थे लेकिन नेचर अलग होता था, तो इसको बोलते थे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो बार मैग्नेट है, इसमें भी दोनों पोल एक साथ आ रहे हैं और दोनों की पोल स्ट्रेंथ M मान लेते हैं। M क्या है बेटा? पोल स्ट्रेंथ। जैसे पॉजिटिव चार्ज की पोल स्ट्रेंथ Q लेके चल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की पोल स्ट्रेंथ Q लेके चल रहे हैं बेटा, इसी तरीके से इनके भी पोल की कुछ ना कुछ ताकत होती है। जितना हैवी मटेरियल, यानी कि जो बार मैग्नेट जिस मटेरियल से बनी है वो अगर अच्छा मटेरियल हुआ, यानी कि अगर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हुआ, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ से इसकी पोल स्ट्रेंथ को मैं नेगेटिव और इसकी पोल स्ट्रेंथ को मैं पॉजिटिव लेकर मान कर चल रहा हूँ, होती नहीं है ऐसा। M इसकी पोल स्ट्रेंथ, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी M, नेगेटिव पॉजिटिव तो मैं सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के हिसाब से लगा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो M क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ होती है बेटा, पोल की ताकत, ये बोल सकते हो। ओके, जितना अच्छा मेटेरियल का मैग्नेट होगा बार मैग्नेट, उसकी उतनी ही अच्छी पोल स्ट्रेंथ होगी बेटा। क्लियर ये चीज? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं इसको, यहां से हम इसका क्या निकाल सकते हैं बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालते थे।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेटा जैसे हम निकालते थे इसी तरीके से हम यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बार मैग्नेट के और डाइपोल्स के बीच में और भी रिलेशंस हम पढ़ेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल और बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल्स के साथ और भी अच्छी रिलेशंस पढ़ेंगे बेटा। एनालॉजीज बिटवीन डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एंड मैग्नेटिक डाइपोल्स के बीच में क्या क्या एनालॉग है बेटा, क्या क्या एनालॉजीज है, यानी कि क्या क्या सिमिलरिटीज है वो हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जिस तरीके से होती थी उसी तरीके से कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की भी मिलती है। तो यहां से आज डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे बेटा। तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, आपको एक चीज मालूम है, ये पॉजिटिव चार्ज हम लेते थे और इस पॉजिटिव चार्ज से हम क्या निकालते थे बेटा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या निकालते थे बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी। ठीक है, हम कैसे कहते थे कि भाई ये बाहर की साइड निकलती है, तो क्या करते थे हम, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो यहां पर क्या रख लेते थे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते थे। जैसे ही आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, रिपल्सन की वजह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो हम कहते थे कि जैसे अगर ये स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो ये उस रास्ते से जा रहा है जो इस चार्ज की फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, तो ऐसे डिसाइड करते थे हम कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है किसी पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और स्ट्रेट पाथ में चलती है बेटा। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये ऐसा कुछ होता था। ओके, अब नेगेटिव चार्ज हम रखते थे, तो एक इससे थोड़ी सी दूर हम क्या रख लेते थे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लेते थे। नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करता था और ये इसकी तरफ स्ट्रेट पाथ में चलता था, तो जिस पाथ से वो गया उस पाथ को हम लाइन का रूप दे देते थे और इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक लाइन, फील्ड लाइन बोलते थे। ओके बेटा, तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी वो देख लीजिए एक बार। देखिए बेटा, हम एक यहां से कंसिडर कर लेते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट कंसिडर कर लेते हैं बेटा, जिसका ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है बेटा, ये बार मैग्नेट है बेटा, जिसका ऊपर की साइड हमने नॉर्थ ले लिया, नीचे की साइड साउथ ले लिया। हमने एक कंपास, कंपास पता है क्या होता है, देखा होगा बेटा आप सभी ने, कंपास रखा तो कंपास की जो नीडल होती है कुछ इस शेप की होती है। ठीक है, जैसे ही मैंने वो कंपास मान लो यहां पर रखा तो हमने देखा उसकी जो सुई थी वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गई। फिर उस कंपास को मैंने यहां रखा तो देखा उसकी जो सुई थी बेटा वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गई। ठीक है, उस कंपास को फिर मैंने यहां रखा तो देखा कि उसकी जो सुई थी वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गई बेटा। ठीक है, फिर उस कंपास को मैंने यहां पर रखा तो देखा बेटा उसकी जो सुई थी, चलो मैं ऐसे इस सुई को ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देता हूं बेटा, ऐसे और इस कंपास को यहां रखा तो ऐसे, तो ऐसा कुछ देखने को मिला। इधर रखा कंपास तो ये सुई इधर, इधर रखा तो इधर, इधर रखा तो इधर, और इधर रखा तो इधर, ऐसे कुछ देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो कंपास की निडल में चेंज आ रहा था, तो हमने सोचा कि भाई ये जो सुई है, ठीक है, निडल जो है वो कैसे एडजस्ट है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसको एडजस्ट करना चाह रही होगी उसी तरीके से एडजस्ट है। यानी कि इधर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ ऐसे निकली बेटा, ऐसे निकली और ऐसे घूम के इसके अंदर, ऐसे ही यहाँ से देखिए इधर से ऐसे निकली बेटा, और ये निकल के इसके अंदर चली गई। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये ऐसे ले लेना इसको इधर। ठीक है बेटा, इसको भी थोड़ा सा ऐसे ले लेना। तो ये
इस तरीके से हमने पता किया कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है उनकी डायरेक्शन क्या है बेटा। तो डायरेक्शन देखो पता कि हमने कंपास रख रखे तो बेटा हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिला। दूसरा भी मेथड बताऊंगा इसको कैसे पता की गई। तो हमने मिला कि भाई यहाँ से कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकली और साउथ की तरफ गई। ये डायरेक्शन कुछ देखने को मिली, कंपास रख के जब हमने डायरेक्शन निकाली तो ये डायरेक्शन हमें देखने को मिली। ठीक है बेटा, ये डायरेक्शन हमें देखने को मिली। सॉरी, यहां से ऐसे निकलेगी बाहर की साइड, तो ये है बेटा। तो कुछ ऐसी डायरेक्शन हमको देखने को मिली। फिर हमने जो कंपास था यहां रख के देखा तो कंपास की जो निडल थी वो ऐसे रुकी। तो इसका मीनिंग हम समझ गए कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है बेटा यहाँ से शुरू होके यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये यहाँ से शुरू होके इसके अंदर से होते वापस से इसके साथ मिल जाती है, वापस से इनके साथ बेटा ये मिल जाती है। ये चीज़ ऑब्जर्व करने को हमें यहाँ पर बेटा मिली। ठीक है, ये इधर जा रही है सारी की सारी। ओके, तो यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की पहली प्रॉपर्टी यही सामने आई कि ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे लिख लीजिए बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप बनाती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव की बाउंड्री से शुरू होकर नेगेटिव की बाउंड्री पे खत्म हो जाती थी बेटा। ऐसा होता था, कुछ ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता था, यानी घूम के वापस नहीं आती थी। तो ये कि इसमें क्या होता है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, साउथ से जाते हैं नॉर्थ पर मिल जाती है बेटा। तो दूसरी चीज डायरेक्शन मिली हमें, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन क्या मिली बेटा, नॉर्थ टू साउथ। कब, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। समझे बेटा, क्या डायरेक्शन मिली बेटा हमें फील्ड लाइंस की। बाहर की साइड देखा तो बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन थी, और जब अंदर की साइड देखा तो साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो दो डायरेक्शन होती है। वो डिपेंड करता है कि आप उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहां पर लेके चल रहे हो, इनसाइड द मैग्नेट लेके चल रहे हो या आउटसाइड द मैग्नेट लेके चल रहे हो, या आउटसाइड द मैग्नेट पता करने की कोशिश कर रहे हो उसकी डायरेक्शन की, तो नॉर्थ टू साउथ आएगी बेटा, और इनसाइड पता करने की कोशिश करोगे तो साउथ टू नॉर्थ आएगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी बेटा इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। तीसरी प्रॉपर्टीज देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है बेटा, ये पता करने से पहले चलो इसको चौथी प्रॉपर्टीज मान लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज देखो बेटा पहले इसकी, थर्ड प्रॉपर्टीज देखो, इसको फोर्थ प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखो बेटा इसकी क्या है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है, फील्ड लाइन डायरेक्शन जो है वो कौन बताएगा बेटा। तो हमने क्या कहा कि ड्रा ए टेंजेंट ऑन दी कर्व। ठीक है, कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर दो। जैसे कि मान लो यहां पर एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो हम चेक करना चाहे कि भाई यहां पर बताइए फील्ड, मैं किसी पॉइंट की बात कर दूं, भाई ये पॉइंट है कोई एक्स, इस एक्स पॉइंट पर बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन क्या है। तो उस पॉइंट पर क्या खींच दे, एक टेंजेंट खींच दो, और टेंजेंट जो खींचा है आपने वो बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही थी।
यहां पर पता करना चाहते हो तो यहां से एक टेंजेंट खींच दो, तो ये बता देगा कि इसकी डायरेक्शन इधर है। तो टेंजेंट जो हम ड्रा करते हैं किसी पॉइंट पे, वो बता देता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है बेटा। ठीक है, यहां पर पता करना चाहा तो यहां पर एक टेंजेंट खींच दिया, तो इस पॉइंट पे क्या थी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर जाते हुए दिखाई दी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास था। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। चलो मान लेते थोड़ी देर के लिए एक दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया बेटा। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट खींचूं और इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट खींचूं, इस वाली कर्व के हिसाब से टेंजेंट खींचूं तो ये आया, और इस वाली कर्व के हिसाब से टेंजेंट खींचूं तो ये आया। एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या दो दो डायरेक्शन हो सकती है? अगर एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन हो जाए तो उसका मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और पीछे इतने सारे हमने आर्टिकल्स लेक्चर दे पढ़े, उन सब के अंदर हमने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट के हिसाब से देखें तो यहाँ से जो कर्व जा रही है उसकी डायरेक्शन, एक का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती, ठीक है बेटा, या फिर रीजन दे सकते हो कि क्यों नहीं करती, कि अगर हम दो इंटरसेक्ट कर जाए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज तो वहां पर डायरेक्शन बताना इम्पॉसिबल है, दो दो डायरेक्शन वहां से निकल के आएगी जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर बेटा? तो ये सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती बेटा। ओके, बात आई समझ में? फिफ्थ पॉइंट देखिए बेटा इसका, फिफ्थ पॉइंट देखिए बेटा, क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है जितनी ज्यादा क्लोज होगी मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी स्ट्रोंगर। समझे बेटा? कि जहां देखो मैं बात करता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा, ठीक है, ऐसे जा रही है किसी भी एक मान लो नॉर्थ या साउथ पोल से निकल रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स और यहाँ पर एक पॉइंट है वाई। आपसे पूछे कि एक्स पर बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वाई पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बेटा एक्स के पास देखिए जितनी कितनी क्लोज है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ पर ज़्यादा क्लोज है और यहाँ पर देखो बिखर गई। कहने का मीनिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो गई, बिखर गई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बी वाई पॉइंट पे होगा वो कम होगा, एक्स पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड वाई पॉइंट से ज़्यादा होगा। तो मैंने यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा क्लोज होगी बेटा उतनी ही फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, क्लियर ये चीज़? चलिए उतारना चाहते उतार लीजिए। सिक्स्थ पॉइंट देखिए बेटा। ओके देखिए सिक्स्थ पॉइंट देखिए बेटा, सिक्स्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बेटा इंटरसेक्ट नहीं करती। जितनी ज़्यादा क्लोज होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तीसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है, और आपके पास तो यानी कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं है। तो मैं अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो तीनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, सेम होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म है। ऐसे नहीं है कि भाई इधर से गई दूसरी इधर जा रही है, एक इधर चली गई एक नीचे की साइड चली गई, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में अंतर मिलेगा। ऐसे फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसको हम बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। तो कैसी होनी चाहिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, इक्वल स्पेस पे पैरेलल एक दूसरे के चलनी चाहिए, इक्वल स्पेस पे पैरेलल चलनी चाहिए एक दूसरे के। ओके, तो ऐसे फील्ड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे फील्ड को क्या बोलते हैं, ऐसे फील्ड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और कुछ ध्यान आएगी तो आगे लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे। अब देखिए बार मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल्स जो हमने पढ़ा बेटा, ठीक है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उसी की एनालॉजीज देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के साथ क्या है, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से कंप्लीट देखिएगा। एनालॉजीज बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एंड मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में बेटा देखिए क्या एनालॉजीज है। तो इधर ले लेता हूं मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इधर ले लेता हूं बेटा मैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या एनालॉजी है दोनों के बीच में, ध्यान दीजिए बेटा। जिस तरीके से डाइपोल्स कैसे बनता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से, उसी तरीके से हमने कहा कि एक बार मैग्नेट में भी अलग अलग नेचर के दो पोल होते हैं। इनकी पोल स्ट्रेंथ m और इसकी भी उतनी होती है जितनी इस नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ है, उतनी साउथ की पोल स्ट्रेंथ होती है। जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर है, बेशक नेचर अलग हो। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 2a लेके चलते हैं। यहाँ पर दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट q इंटू 2a होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, m इंटू 2l होता है। ओके, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब मान लो इस सिंगल चार्ज का अगर किसी पॉइंट पे r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक सिंगल चार्ज की बात कर लेते हैं हम। सिंगल चार्ज का किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है r डिस्टेंस पे। तो क्या आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम k भी लिख देते थे, q अपॉन में r स्क्वायर, यानी k q अपॉन में r स्क्वायर। वैसे तो देखो सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलो ये एक पोल है हमारे पास, इसका r डिस्टेंस के ऊपर क्या निकालनी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट P कितनी आएगी बेटा, km अपॉन में r स्क्वायर, इतनी आएगी। बिल्कुल इससे सेम सा है ये सब कुछ। ठीक है बेटा, यानी कि यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, μ0/4 पाई m/r स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए ये चीज़ हमारी हो गई थी। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, ये हमारा एक डाइपोल होता था, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। इस पॉइंट को हम एक्सियल पॉइंट बोलते थे, यहाँ पर क्यू नोट रखते थे। ये जो पॉइंट था ये हमारा कैसा पॉइंट था बेटा, इक्विटोरियल पॉइंट था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, उसको इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे उसको एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पर ये सारे जो डिस्टेंस होते थे, सेंटर से जो डिस्टेंस r लेके चले, इधर भी r। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एट एनी पॉइंट निकाली थी बेटा। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एट एनी पॉइंट बेटा। तो काफ़ी बड़ा हो गया तो P लिख लेता हूँ। तो यहाँ से लिखूँ मैं इन तीनों पॉइंट पे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी बेटा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी आई थी, एक्सियल पे कितनी आई थी, 2p अपॉन में 2kp अपॉन में r क्यूब आई थी। इक्विटोरियल पे कितनी आई थी बेटा, इक्विटोरियल पे कितनी आई थी,
Kp/r³। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कितनी आई थी बेटा, बताइए? Kp/r³√1 + 3 cos²θ ये आई थी बेटा। K की वैल्यू आपको मालूम है 1/4πε0। चलिए इसी तरीके से बेटा हमने इन 3 पॉइंटों पे क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इसी तरीके से हम बेटा निकालेंगे एक मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे बेटा। ये नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया, ठीक है। इसके पहले तो निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, फिर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट बेटा, और फिर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो बेटा ये सब निकालेंगे, ओके। तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू एनालॉजीज बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एंड मैग्नेटिक डाइपोल्स का अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? तो एक्सियल पे आएगा बेटा 2km/r³। m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ रहा था। इक्वेटोरियल पे क्या आएगा बेटा, km/r³। और एट एनी पॉइंट क्या आएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां निकालेंगे तो क्या आएगी, क्या आएगी बेटा, km/r³√1 + 3 cos²θ। थीटा जो है ये वाला एंगल होता है बेटा, थीटा, जैसे इसमें ये एंगल था थीटा, ओके। तो ये था हमारे पास एट एनी पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल, ओके बेटा, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। चलिए ये हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया बेटा हमारा। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, एनालॉजीज पढ़ रहे हैं बेटा हम कि क्या क्या सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या क्या एनालॉजीज ड्यू टू मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बेटा। तो फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, ये हमारे पास एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है, यहाँ पर मान लो कोई भी चार्ज रखा है Q2। मान लो Q1 और Q2 दो चार्ज रखे हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r है। तो आपसे अगर फोर्स निकालने के लिए कहे दोनों चार्ज के बीच में, तो K/Q1/Q2 आता है बेटा। ऐसे ही अगर यहाँ से मैंने एक बार मैग्नेट ले ली, नॉर्थ और साउथ ले लिया इसका, एक दूसरी बार मैग्नेट ले ली बेटा, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1, तो इसकी भी m1, ये ले लिया बेटा हमने, मान लो साउथ और नॉर्थ ले लिया। इस दूसरी मैग्नेट है तो पोल स्ट्रेंथ थोड़ी अलग होगी, तो m2 m2 मान ली पोल स्ट्रेंथ। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेटा हमने r मान लिया। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आएगा, इन दोनों पोल के बीच में, तो Km1m2/r²। ओके बेटा, तो ये थी फोर्स की एनालॉजीज। आई थिंक आपको ये चीज़ बेटा समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम फिफ्थ पॉइंट देखिए बेटा, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को रखते थे बेटा हम, ठीक है, -Q और +Q, तो इधर फोर्स लगता था QE, इधर फोर्स लगता था QE। इन दोनों फोर्स की वजह से क्या होता था, एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये इस लाइन में इसको खींच रहा है, ये इस लाइन में इसको खींच रहा है। जब लाइन ऑफ एक्शन दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की अलग अलग हो तो वहां पर लगता है बेटा टॉर्क। तो टॉर्क कितना आया था, PE sin थीटा, भूल गए, याद है? P क्या था, इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट था, E क्या था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। ठीक है बेटा, ये ऐसे ही हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक बार मैग्नेट को रखेंगे बेटा, एक बार मैग्नेट को रखेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा MB, इधर फोर्स लगेगा MB। ठीक है बेटा, जिससे क्या होगा, इसके अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, MB sin थीटा, क्या, MB sin थीटा, और ये क्या है, PE sin थीटा। सेम है, P की जगह बस M आ गया और E की जगह B आ गया। जब ये डाइपोल इसके अंदर घूमता था बेटा, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती थी। उस एनर्जी को क्या बोलते थे हम, पोटेंशियल एनर्जी। छठा पॉइंट,
तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी बेटा, बताइए क्या आती थी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आती थी? पीई। सोचा करो बेटा, आर्टिकल के साथ साथ सोचा करो, पीई कोस थीटा, ठीक है। और ऐसे ही बेटा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डाइपोल कितनी आएगी बेटा, एम बी कोस थीटा। यहां पर कोस थीटा आता है, बस थोड़ा सा चेंज आता है, साइन थीटा की कोस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक डाइपोल। ओके बेटा, तो आज का जो लेक्चर था सिर्फ इतना ही था बेटा। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे इसी चैप्टर में हम बहुत सी खूबसूरत चीज़ें पढ़ने वाले हैं बेटा। तो जब तक के लिए ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।